Good evening, students. Today we can discuss about electrochemistry. हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के विषय में आज डिस्कस करेंगे। आज हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला लेक्चर होगा जिस पे हम लोग बात कर रहे होंगे। और पहले लेक्चर्स में जिस चीज़ पे हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री and its requirement. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है और इसको हम लोगों की ज़रूरत क्यों पड़ी, आज हम लोग इस चीज़ में डिस्कस कर रहे होंगे। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड इट्स रिक्वायरमेंट, इस चीज़ को हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। चलिए एक चीज़ मार्क करिए, इस चीज़ के लिए हमने एक बीकर लिया, हमने एक बीकर लिया। बीकर के अंदर हम लोगों ने एक सॉल्यूशन लिया, बीकर है इसके अंदर सॉल्यूशन लिया। जो सॉल्यूशन यहाँ पे है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया। क्या लिया? कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया। मैंने एक मेटलिक रॉड इसके अंदर डिप की। वी कैन डिप ए मेटलिक रॉड। एक मेटलिक रॉड मैंने इसके अंदर डिप की। हमने कहा ये मेटलिक रॉड एल्युमिनियम की थी। ये एल्युमिनियम की एक मेटलिक रॉड एक ऐसे बीकर में हम लोग ने डिप की जिसके अंदर पहले से ही कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन अवेलेबल था। हमने देखा कुछ देर बाद क्या होता है। कुछ देर बाद हमने ये देखा कि यहाँ ये जो बीकर है इसको हम लोगों ने टच करके देखा, ये बीकर हमारा गर्म हो गया। कि बीकर हमारा क्या हो गया? वार्म हो गया, गर्म हो गया। निश्चित रूप से ये वार्म हुआ होगा, क्यों हुआ होगा? कुछ ना कुछ हमको हीट मिल रही होगी। कहेंगे सर हीट कहाँ से मिलेगी? निश्चित रूप से जब एल्युमिनियम कॉपर सल्फेट से रिएक्शंस कर रहा होगा, एल्युमिनियम जब कॉपर सल्फेट से रिएक्शंस कर रहा होगा, एल्युमिनियम व्हेन रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट एक्वस, तो उस स्टेज पे हमारा क्या होगा? कहेंगे सर कोई ना कोई हमको प्रोडक्ट मिल रहा होगा और साथ ही साथ कुछ हीट निकल रही होगी। कुछ ना साथ ही साथ हमको क्या मिल रहा होगा? कुछ हीट निकल रहा होगा। यही हीट जो होगी, ये जो हीट है, इसी हीट की वजह से ये बीकर हमारा गर्म हो गया होगा। यहाँ पे जो ये हीट है वो किसकी वजह से रिएक्शन है? ये हीट जो है इस केमिकल की वजह से, केमिकल रिएक्शन होने की वजह से निश्चित रूप से इन दोनों के बीच में कोई केमिकल रिएक्शंस हो रही है। दोनों केमिकल्स हैं, ये केमिकल्स है, ये दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शंस हो रही है। तो निश्चित रूप से जो हीट निकल रही होगी, इस हीट को हम लोग नाम दे सकते हैं निश्चित रूप से केमिकल एनर्जी। क्या कह सकते हैं? केमिकल एनर्जी। इसका फाइनली जो हमको कंक्लूजन निकला, वो फाइनली कंक्लूजन ये निकला कि ये जो हमारा बीकर वार्म हुआ है, ये जो हमारा बीकर जो गर्म हुआ है, वो किसकी वजह से गर्म हुआ? बीकर इन केमिकल के आपस में रिएक्शन करने के बाद जो हीट, जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई, उसी केमिकल एनर्जी ने इस हीटर को हमको वार्म या गर्म कर दिया है। इसका मतलब वार्म हुआ, ये वार्म हुआ ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ केमिकल एनर्जी, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी के प्रोडक्शन की वजह से ये हमारा हीटर गर्म हुआ। इस वजह से ये हमारा बीकर गर्म हुआ। किसकी वजह से? केमिकल एनर्जी की प्रोडक्शन की वजह से।
अच्छा देखिए, एक अगर आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये एक स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस हो रही होगी, यहाँ पे क्या हो रही होगी, एक स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस हो रही है, और उसमें थोड़ा सा अगर आप मार करेंगे कि जो हमारी स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस जो हो रही है, उस केमिकल रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है। एल्युमिनियम जो होगा निश्चित रूप से यहाँ पे क्या होगा, कॉपर को इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा होगा। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इस रिएक्शन के अंदर हमको मौजूद है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मौजूद है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मौजूद है? इलेक्ट्रॉनों का फ्लो मौजूद है। आपको मालूम है सभी बच्चों को कि जिधर की ओर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा होता है, सपोज कि अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो लेफ़्ट टू राइट हो रहा है, इस तरह से अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में हमारे फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में हमारे फ्लो कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पे हमारी क्या होगी, एक इलेक्ट्रिसिटी जो होगी, अगर हमारा लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे, लेफ़्ट टू राइट, ये हमारा लेफ़्ट माने, ये हम राइट माने, अगर हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो चल रहे हैं वो राइट टू लेफ़्ट चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रिसिटी जो होगी, वो इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन जो होगा वो इसके इलेक्ट्रॉन के मूव के अपोजिट होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी आई करंट का डायरेक्शन होगा, ये हमारा क्या होगा, करंट का डायरेक्शन निश्चित रूप से होगा। तो ये देखा गया कि ऐसे, अब ये देखिए क्या कि ऐसी बहुत सी रिएक्शंस हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र पाया जाता है, मतलब ट्रांसफ़र या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ए लॉट ऑफ केमिकल रिएक्शन, काफ़ी केमिकल रिएक्शंस हैं, ए लॉट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिस्ट्री में ऐसी बहुत सी रिएक्शन है जहाँ पे क्या होता है, कहाँ होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र की बात हम लोग करते हैं। ऐसी रिएक्शंस को हम लोग जो है पढ़ते हैं पूरी तरह से, ये होता है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होगी बेटा? रेडॉक्स रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेडॉक्स रिएक्शन होने की वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से निश्चित रूप से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होगी, हमारी क्या हो रही होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होगी। क्या होगी? केमिकल एनर्जी। अब क्या किया साइंटिस्ट ने, सोचा कि ये रेडॉक्स रिएक्शंस है, हमारे इस रेडॉक्स रिएक्शन होने की वजह से हमको क्या मिल रहा है, हमको क्या मिल रहा है? आप कहेंगे सर जो रेडॉक्स रिएक्शन होने की वजह से हमको केमिकल एनर्जी मिल रही, केमिकल एनर्जी मिल रही। हमने कहा बिल्कुल सही है। जो साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना इस केमिकल एनर्जी को स्टोर इन ए डिवाइस, एक डिवाइस में हम लोग क्या कर दें, स्टोर इन ए डिवाइस, इसको हम लोग एक डिवाइस में क्यों ना स्टोर कर लें। इस डिवाइस में क्यों ना हम इसको स्टोर कर लें, ठीक है, स्टोर इन ए डिवाइस, इसको हम लोग डिवाइस में क्यों ना हम एक स्टोर इन ए डिवाइस, और इस डिवाइस में हम इसको स्टोर कर लें, और जब हमको ज़रूरत हो हम एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लें। इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर लें। इसका मतलब क्या हुआ कि रिडॉक्स रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसे हमको ब्रांच की ज़रूरत भी पड़ी जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन से हमें इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन्ड हो रही है। हमको एक ऐसे ब्रांच की स्टडी महसूस हुई जिससे हम लोग क्या कर सकते थे, एक ऐसे ब्रांच की हमको रिक्वायरमेंट हुई जहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन से हम इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शंस की बात करते हैं,
रेडॉक्स रिएक्शन से किसकी बात करते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन से हम किसकी बात करते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन की बात कर रहे होते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन की बात करते हैं। और अब आगे ये भी डिस्कस करते हैं कि हमारा क्या हुआ, इससे हम लोग कन्वर्जन की बात किस में करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को एक केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्शंस की भी बात कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब हमको एक ऐसे चैप्टर की ज़रूरत हुई, एक ऐसे चैप्टर की ज़रूरत हुई जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं, केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में देख रहे हों। इसका मतलब क्या हुआ? रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, वेयर वी कैन डील, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वेयर वी कैन स्टडी, वेयर वी कैन स्टडी अबाउट, वेयर वी कैन स्टडी अबाउट केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल फिनोमिना, अबाउट chemical and electrical phenomena। इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल फिनोमिना, एक हमको एक ऐसे ब्रांच की रिक्वायरमेंट हुई जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल फिनोमिना और केमिकल फिनोमिना की स्टडी कर रहे थे। मतलब वी कैन डिस्कस, वी रिक्वायर्ड ए ब्रांच वेयर वी कैन डिस्कस अबाउट चेंज ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। मतलब हम लोगों को एक ऐसे ब्रांच की आवश्यकता हुई, एक ऐसे ब्रांच की आवश्यकता हुई जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस प्रकार से केमिकल एनर्जी को किस प्रकार से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा हो। हमको एक ऐसे ब्रांच की ज़रूरत थी जहाँ पे हम लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हों। किसको में कर रहे हैं? केमिकल एनर्जी को वी कैन कन्वर्ट टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपको मालूम है एक डिवाइस जिसके द्वारा केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं। और ऐसी डिवाइस जिसके अंदर ये रिएक्शंस अकर कर रही होती है, इसे हम लोग कहते हैं ऐसी डिवाइस जिसमें इस रिएक्शंस को अकर कर रहे होते हैं, इस डिवाइस को हम लोग कहते हैं गैल्वेनिक सेल। इसमें हम लोग क्या कहते हैं? वी कैन डिस्कस अबाउट द गैल्वेनिक सेल। हम लोग गैल्वेनिक सेल को डिस्कस कर रहे होते हैं। एक ऐसी डिवाइस जिसके अंदर इस तरह की रिएक्शंस हो रही होती है, उस चीज़ को हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। दैट्स क्लियर। जो हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल कहलाती है। हमारा क्या होता है? गैल्वेनिक सेल, या इसको हम लोग वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए, इसका मतलब हम लोग को ऐसे ब्रांच की ज़रूरत हुई जिसको हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और हम लोग क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज कर सकें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल सकें। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में
बदलने की जो प्रोसेस होती है उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। और ये प्रोसेस जिस डिवाइस में होती है उस डिवाइस को कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इस डिवाइस को कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। समझ में आया? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस का नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस जिस डिवाइस में होती है उस डिवाइस को हम लोग कहते हैं गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस जिस सेल में होती है, जिस डिवाइस के अंदर हो रही होती है, उस डिवाइस का नाम होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। आई होप डेट कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। तो इसमें अब देखिए, इसका नाम जो है, इस चैप्टर का नाम जहां पे इन दोनों का कन्वर्जन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आपस में कन्वर्जन जो डिस्कस कर रहे हैं, उसे हम लोग, उसका नाम हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्यों रखा, उसका नाम हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्यों रखा, हम लोग इस चीज को भी डिस्कस करेंगे कि उसका नाम हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्यों रखा इस चैप्टर का। देखिए समझिए, देखिए चैप्टर का नाम रखा गया, फिजिकल ब्रांच की जो इस चैप्टर का, जहां पे इन सब चीजों का स्टडी किया जा रहा है, उस चैप्टर का नाम रखा हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। समझिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्ड है वो दो वर्डों से जुड़ करके मिला हुआ है, ट्रो प्लस केमिस्ट्री। दो शब्दों से जुड़ करके मिला है। वो शब्द है हमारा, क्या है? पहला शब्द है इलेक्ट्रो और दूसरा शब्द है हमारा केमिस्ट्री। अब समझिए, केमिस्ट्री में हमारी केमिकल रिएक्शंस होगी। आप कहेंगे सर बिल्कुल केमिकल रिएक्शन होगी। और केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री में हमारी क्या होगी? केमिकल रिएक्शन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी उस एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे? केमिकल एनर्जी कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड आवर केमिकल एनर्जी। उसके हम लोग केमिकल एनर्जी की कहेंगे। अब इलेक्ट्रो मतलब ऐसी जगह चीज जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन के हम लोग मूवमेंट की बात करेंगे, जहां पे हम लोग इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से जो चीज प्रोड्यूस होगी वो प्रोड्यूस क्या होगी? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। वी कैन प्रोड्यूस इसका मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन आपस में डिस्कस करते हैं। इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वी कैन डिस्कस इंटर कन्वर्जन ऑफ। इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वी कैन डिस्कस about electrical and chemical energy phenomenon। ठीक है, इसी वजह से इस चैप्टर का नाम हमारा क्या लिखा गया? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लिखा गया। ठीक है, जहां पे हम लोग इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वी कैन डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी फिनोमिना। इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी के फिनोमिना को हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि किस तरह से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें और किस तरह से हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होंगे।
ठीक है, इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं। इसी वजह से इस चैप्टर का नाम, फिजिकल केमिस्ट्री के इस चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्ड लगा गया। क्या रखा गया? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और फिजिकल केमिस्ट्री में क्या, देखिए हम लोग इसमें जो है स्टोक्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट का भी यूज़ करते हैं कि कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम लोगों ने क्या क्या सप्लाई किया, तो कितना हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट्स था, जो हमारे पास सोल्यूशन था, उसका कंजम्पशन किस प्रकार से हुआ या फॉर्म हुआ तो कैसे फॉर्म हुआ, इन सब चीज़ों की हम लोग प्रॉपरली डिस्कशन करेंगे। आगे फैराडे और लॉज हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग इन चीज़ों का डिस्कशन कर रहे होंगे। लेकिन फिलहाल आपका हमारा टारगेट था ये बताना कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड व्हाट इज इट्स रिक्वायरमेंट। आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है और उसकी हमको रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। आगे फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, डिस्कस करना शुरू करते हैं। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। अब कुछ बातें हम लोग प्रॉपर ढंग से कर रहे होंगे। हमने क्या कहा कि इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कल एनर्जी। देखिए केमिकल एनर्जी जो है हमारी केमिकल रिएक्शन से होगी और ऐसी केमिकल रिएक्शन लेनी है जिसमें इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हो, अर्थात जो हम लोग रिएक्शंस लेंगे वो हम लोग लेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा हो, ऐसी केमिकल रिएक्शन से प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी को हम लोग देख रहे होंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जो हमको प्रोड्यूस होगी, वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या प्रोड्यूस हो रही होगी? हमको इलेक्ट्रिसिटी। रिडॉक्स रिएक्शन से किस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, इस पे हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। देखिए अगर हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं कि किस हिसाब से हम इलेक्ट्रिकल, अभी पहले हम लोग फर्स्ट फेज में डिस्कस करेंगे उन बातों को जिसमें केमिकल एनर्जी की से किस प्रकार से इलेक्ट्रिकल एनर्जी या रिडॉक्स रिएक्शन से किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त की जाती है। मैंने आपको बताया अभी कि जो हमारी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त करने की प्रोसेस जो होती है वो हमारी होती है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। क्या होती है? दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस जिस डिवाइस में होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस जिस डिवाइस में होती है उसे हम लोग कहते हैं गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। इसे हम लोग गैल्वेनिक सेल कहते हैं या वोल्टाइक सेल भी कह रहे होते हैं। वोल्टाइक सेल भी कह रहे होते हैं। गैल्वेनिक सेल कहो या वोल्टाइक सेल भी कहो। आप एक चीज नहीं किएगा, एक वर्ड आता है डेनियल सेल। डेनियल सेल, ध्यान रखिएगा। डेनियल सेल इज वन एग्जाम्पल ऑफ वन एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल जो होता है, जो डेनियल सेल जो होता है वो गैल्वेनिक सेल का एक एग्जाम्पल मात्र है, जिसमें जो हम लोग जिंक और
कॉपर का प्रयोग कर रहे होते हैं, जिंक और कॉपर मेटल का प्रयोग कर रहे होते हैं, जिंक और कॉपर मेटल का प्रयोग कर रहे होते हैं। जिंक और कॉपर मेटल के कॉम्बिनेशन से जो सेल हम लोग फॉर्म आउट करते हैं उसे हम लोग गैल्वेनिक सेल कह रहे होते हैं, जिसका एक का हम लोग इलेक्ट्रोड और दूसरे का हम लोग एक मेटल का इलेक्ट्रोड और दूसरे मेटल का कैथोड बनाते हैं। किसका इलेक्ट्रोड बनाते हैं, किसका कैथोड बनाते हैं, ये अभी आगे हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। समझ में आया? हम लोगों ने डिस्कस किया, मैंने कहा कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी क्या सभी केमिकल एनर्जीज हमको सभी केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी मिल रही होगी सभी को हम यूज़ कर सकते हैं? नहीं। जवाब मिला ऐसी एनर्जी को यूज़ कीजिए जिसमें एनर्जी मिल रही हो लेकिन इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र से मिल रही हो। क्या मिल रही हो? इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र से मिल रही हो। जैसे अगर आप देखें इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र वर्ड को, इसको हम और आपको अच्छी तरह से थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमारा हुआ जिंक, हमने लिया जिंक लिया और जिंक लेने के बाद आपने देखा हमारा क्या बन गया, Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन। ठीक, आपने कहा सर बिल्कुल सही। हमने कहा कि अगर आप लेते Cu+2 लेते और +2 इलेक्ट्रॉन लेते तो हमारा क्या बनता है, कॉपर। ठीक, अब इस देखिए यहाँ पे देखिए, अगर ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं, अगर ये हमारे पहले अगर आप देखें ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ये हमारे पास क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अगर हम इसको जोड़ देंगे तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, मैंने बताया था रिडॉक्स के चैप्टर में कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को जोड़ने पे जो रिएक्शन प्राप्त होती है वो हमारे लिए क्या होती है, वो रिडॉक्स रिएक्शन होती है। तो आपको Zn प्लस Cu+2 गिव्स Zn+2 प्लस Cu। ये हमारी रिएक्शन क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। आप देखिए यहां पे हमारा पास क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर कर रहा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर कर रहा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अकर रहा है। Zn इलेक्ट्रॉन दे रहा है, Cu+2 इलेक्ट्रॉन ले रहा। इसका मतलब हमारे पास क्या है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने कहा कि इस रिएक्शन जो ली गई है, जो रिडॉक्स रिएक्शन जो ली गई है, रिडॉक्स रिएक्शन में एक इलेक्ट्रॉन दे रहा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ले रहा, मतलब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है ना, इसी वजह से हम लोग जो है रिडॉक्स रिएक्शन को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर हुई मेरी बात, क्लियर हुई? ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कि किस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी ऑब्टेन्ड कर रहे होते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे किस प्रकार से हम लोग गैल्वेनिक सेल को भी प्रॉपर्ली अभी डिस्कस करेंगे। फिर अगर हम लोग किस तरह देखेंगे, किस तरह से हम इलेक्ट्रिकल जी से केमिकल एनर्जी ये किस प्रकार से प्राप्त कर रहे होंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किस प्रकार से केमिकल एनर्जी प्राप्त हम लोग कर रहे होंगे। मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी प्राप्त करने की जो प्रोसेस होती है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कहते हैं। और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जिस डिवाइस में होती है, डिवाइस, उस डिवाइस का नाम होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। उस डिवाइस का नाम क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिसिस जिस डिवाइस में होती है उस डिवाइस का नाम होता है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। समझिए, अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, अब देखिए बात को बहुत गंभीरता से समझिएगा,
हमको जो एनर्जी मिल रही होती है केमिकल एनर्जी, देखिए रिएक्शन दो तरह की होती हैं। एक रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, दूसरी हमारी क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती है। एक हमारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, दूसरी नॉन स्पॉन्टेनियस। पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में सप्लाई करते हैं, और सप्लाई कर करके उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसको, मतलब हम कह सकते हैं कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई करते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो स्वतः नहीं होती हैं, जो नेचुरली अकर्स नहीं करती हैं, जिसके लिए डेल्टा जी का मान थर्मोडायनेमिक के टर्म में देखें तो जिसके लिए डेल्टा जी का मान हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, वो हमारे लिए क्या होती हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कहलाती हैं। पहले नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को हम लोग स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से हम लोग केमिकल एनर्जी प्राप्त कर रहे होंगे। हमको कैसी चाहिए, जो ऐसी रिएक्शन जो क्या होती, नेचुरली अकर्स कर रही होगी। इसका मतलब हमारे पास दो वर्ड आए, एक हमारे पास आया नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और दूसरा वर्ड आया हमारे लिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। पहला वर्ड है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, वर्ड आया नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और एक वर्ड आया क्या हमारे पास, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक, पहले हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब इसमें जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करें या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करें, कोई बात, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिसिटी से का ही पार्ट होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं, या कह सकते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के बाद वो रिएक्शन हमसे किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में। किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में, अर्थात वह एक केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। मैंने बताया ना, यहाँ पे जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैसी होगी ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होगी। बताया था ना अभी कि ऐसी रिएक्शन हमें चाहिए जहाँ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर कर रहा हो। पहले हम लोगों ने क्या किया, एक हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस थी, मतलब एक ऐसी रिएक्शन थी जिसमें आयंस और इलेक्ट्रोलाइट पड़े हुए थे, लेकिन वह स्वतः आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे थे। उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की, और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर करके उस रिएक्शंस को पहले हम लोगों ने कराया। दैट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होगी, मैंने आपको बताया। देखिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। 2-3 पॉइंट हम लोग स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के विषय में हम लोग बात करते हैं। पहली बात, ये हमारी नेचुरली अकर्स, ये हमारी नेचुरली अकर्स करती है विदाउट एनी occurs without any external source of energy, without any external source of energy, विदाउट एनी। पहली बात ये कि
कि नेचुरली अकर्स विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या होगी सोचिए। अब हम इसकी बात करें, अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो ये क्या होगी, नेचुरली अकर्स नहीं करेगी। इसको अकर्स करने के लिए हमको क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा, क्या होगा, एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स इज रिक्वायर्ड। इसके लिए हमारा क्या होगा, एक्सटर्नल source is required, external energy source is required। इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें एक्सटर्नल सोर्स जो होगा वो रिक्वायर्ड होगा, ठीक, एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स इज रिक्वायर्ड। दूसरी बात आप समझिएगा मेरी बात को, अगर हमारा एनर्जी सप्लाई अगर हम रोक देंगे, रिएक्शन स्टॉप व्हेन एक्सटर्नल सोर्स इज स्टॉप, मतलब रिएक्शन स्टॉप एक्सटर्नल when energy source is stopped, external energy source is required, रिएक्शन स्टॉप व्हेन एनर्जी सोर्स स्टॉप, तुरंत रिएक्शन रुक जाएगी यदि हम एनर्जी सोर्स को स्टॉप कर देंगे। दैट्स क्लियर, बात समझ में आई। थर्मोडायनेमिकली हम लोग पहचानते हैं, पहली बात ये हो गई, इसकी पहली बात होगी। थर्मोडायनेमिकली हम लोग कहते हैं अगर पहचानना हो कि रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, उसके लिए हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निकालते हैं। वो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा भी है और पढ़ेंगे भी, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा आगे हम उसको पढ़ा भी देंगे। डेल्टा जी जो होगा वो अगर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो होता है थर्मोडायनेमिकली जो है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज से देखा जाता है। कहते हैं डेल्टा जी का मान अगर निगेटिव आता है तो हमारी रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। अगर हम लोग ये कहते हैं कि डेल्टा जी का मान अगर पॉजिटिव होता है, डेल्टा जी का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो वो उस रिएक्शन हमारे लिए क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हो रही होती है। वो रिएक्शंस हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हो रही होती। जैसे स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस का हम लोग एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल अगर हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का एग्जाम्पल देखें तो देखिए, आप देखिए हम कुछ इस चैप्टर से अलग हट करके कुछ एग्जाम्पल देते हैं। जो आप आइस का पिघलना, अगर आइस जो पिघलती है वो आइस का पिघलना कैसी प्रोसेस है, क्या उसके लिए तुम्हें कोई एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है? नेचर में अगर तुम आइस को रख दोगे तो कुछ देर बाद खुद ही स्वतः ही वो क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। तो इस चीज़ का मतलब वहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है वो प्रोसेस, वो रिएक्शन जो है वो कैसी है, आइस का पिघलना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। मेल्टिंग ऑफ आइस इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। दैट्स क्लियर। दूसरी, सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर। एक एग्जाम्पल लिख देते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल हम लोग लिख देते हैं इसके लिए। एग्जाम्पल हमारा हो सकता है सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर। अगर सॉल्ट को पानी में डालते हैं, सॉल्ट है उसके अंदर अगर आप पानी डालते हैं, स्वतः ही सॉल्ट क्या हो जाता है, पानी में डिजॉल्व हो जाता है। सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर। दूसरा एक चीज देखिए, फर्क देखिएगा, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का, ये हमारे सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, ये एग्जाम्पल है हमारा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का। सॉल्ट और इसी में होती है हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, जो एग्जाम्पल है वो किसका है, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जबकि हमारा सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर जो है एग्जाम्पल है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का। दोनों में आप मतलब नहीं समझ पाएंगे, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करता हूं। डिजोल्यूशन की प्रक्रिया क्या होती है, कोई चीज डिजॉल्व होने का मतलब क्या होता है। जैसे कोई हमने सॉलिड लिया, व्हाट इज द मीन्स ऑफ डिजोल्यूशन। डिजोल्यूशन की अगर हम लोग बात करें, जैसे हमने कोई सॉलिड लिया, AB सॉलिड, व्हेन यहां पे हम लोग वाटर हमारा
यूनिवर्स सॉल्वेंट होता है, हमने लिया। जब इसको डिसॉल्व करेंगे तो हमें AB एक्वस ऑब्टेन होता है, समझिएगा, ये डिसॉल्व हुआ इसमें, ठीक है। ओके और नॉट ओके? आपने कहा बिल्कुल सही। क्योंकि सर हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीन्स ऑफ हाइड्रोलिसिस? हाइड्रोलिसिस का मीन क्या हुआ? देखिए, जब सॉल्ट जो होता है व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, हमको करस्पॉन्डिंग कैटायन और एनायन, हमको एसिड और बेस प्रोवाइड होता है जिससे ये बन रहा होता है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है कि जिससे ये प्राप्त हो रहा है। वो रिएक्शंस अगर हमको प्राप्त होती है, हमको क्या हुआ, जो आगे प्रोसीडिंग हो रही होती है सॉल्ट की, हमारा क्या प्रोसीडिंग होती है कि हमारा क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एसिड, देखिए A+B-, तो हमारा AOH, ये हमारा क्या हुआ, बेस, हमारा क्या हुआ HB, क्या हुआ, एसिड। ये प्रोसेस जो है हमारी किसकी है, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। दिस इज द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। यहाँ पे आप क्या देखें, हमारा एक्वा सोल्यूशन मिलता है। क्या मिलता है? एक्वा सोल्यूशन मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ कहते हैं कि यहाँ पर जो प्रक्रिया हो रही है वो डिसोल्यूशन की प्रक्रिया हो रही है, और इस जो हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया में आपको एनर्जी क्या होगी, जरूरत होगी, तभी ये रिएक्शन आगे चलेगी। वो एनर्जी कैसी होगी? वो एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी जो इसको आगे प्रोसीड कर रही होगी। यहाँ पे ये रिएक्शन जो है स्वतः ही अकर कर रही होती है। अगर आप इसको आयनों में अगर तोड़ना चाहते होगे, क्या हुआ कि अगर हम लोगों ने यहाँ देखा कि इसको हम लोग आयनों में तोड़ रहे हैं, आयनों में तोड़ने के लिए, जैसे ये रिएक्शन देखिए, इसमें फर्क देखिए, ये एक्वस है, इसको अगर हम चाहते हैं कि ये आयनों में टूटे, A+ एक्वस और B- एक्वस में टूटे, तो उसको तोड़ने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको वी कैन रिक्वायर एनर्जी, इसको हमको एनर्जी रिक्वायरमेंट है, तभी ये टूटेगा। ऐसे स्वतः यहाँ से यहाँ तक तो ये यूनिडायरेक्शनल होती है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात और देखिए, जो हमारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, सबसे अच्छी पहचान होती है कि ये यूनिडायरेक्शनल होती है। ये हमारी यूनिडायरेक्शनल, ये देखिए बाई डायरेक्शनल आ रही है, ये हमारी क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है। जब आप सॉल्ट को इसमें डिवाइड करते हो और जब इसको आयनों में अगर तोड़ेंगे, करस्पॉन्डिंग कैटायन और एनायन में, तो उस केस में हमको एनर्जी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। हल्का सा फर्क है, देखिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ, दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ, दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर। बेसिक थोड़ा सा फर्क है, आप समझ गए होंगे। आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोगों ने सीख लिया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड इट्स रिक्वायरमेंट। अब आगे हम लोग सीखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। हम लोग उसके ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स, वी कैन डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, इस पे हम लोग बात करते हैं। देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव्स आर देयर। पहला ऑब्जेक्टिव आप समझ सकते हैं, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे गैल्वेनिक सेल के विषय में। गैल्वेनिक सेल के विषय में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली वी कैन डिस्कस अबाउट द गैल्वेनिक सेल। पहले हम लोग गैल्वेनिक सेल के विषय में डिस्कस कर रहे होंगे। दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। एक सेल के विषय में डिस्कस करेंगे। तीसरा हम लोग डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। ठीक है,
ये 3 ऑब्जेक्टिव पे डिस्कस करेंगे। यही हमारे बेसिकली जो है जेई और नीट के सिलेबस में भी है, जेई और नीट के सिलेबस में इसके अंदर के कंटेंट को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जेई और नीट सिलेबस में है। जेई और नीट के सिलेबस में है हम लोगों के, ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे गैल्वेनिक सेल के विषय में, पहला हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स कौन कौन से होते हैं, रेजिस्टेंस क्या होते हैं, कंडक्टेंस क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। दिस इज़ आवर ऑब्जेक्टिव्स। ये हमारे इस चैप्टर के क्या है ऑब्जेक्टिव। इनके अंदर गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट डिस्कस करेंगे, वो भी चीज़ें हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले गैल्वेनिक सेल, सेल इसी का एक एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। दिस इज़ डैनियल सेल, इसका एक एग्जाम्पल है इन्हीं का, हम लोगों का क्या है, हम लोग का एग्जाम्पल है। वी कैन डिस्कस, हम लोग इसके एग्जाम्पल को भी इसी का पार्ट बना लें तो हम लोग इसका एक एग्जाम्पल है डैनियल सेल। It is one example of एक ही समझिएगा, कोई भी सेल अगर हमारा होगा तो उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ होती है, इसके 3 कंपार्टमेंट होते हैं। सेल के क्या होते हैं, देयर आर 3 कंपार्टमेंट्स इन द सेल, देयर आर 3 कंपार्टमेंट्स इन द सेल। पहला कंपार्टमेंट होता है हमारा, पहला जो कंपार्टमेंट है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, हाफ सेल, ऑक्सीडेशन, पहला कंपार्टमेंट ऑक्सीडेशन हाफ सेल। फर्स्ट कंपार्टमेंट इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल। सेकेंड कंपार्टमेंट जो होता है वो हमारा होता है रिडक्शन हाफ सेल, हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, यहाँ रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। और तीसरा कंपार्टमेंट होता है हमारा सॉल्ट ब्रिज, तीसरा का हमारा था सॉल्ट ब्रिज। हम लोग तीन कंपार्टमेंट के विषय में बात करते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। देखिए ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या होंगे, नाम से ही क्लियर है, ऑक्सीडेशन अकर्स, क्या कर करेगा, ऑक्सीडेशन अकर्स, और यहाँ रिडक्शन हाफ सेल में क्या होगा, रिडक्शन अकर्स। आपको समझ में आ रहा है ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, बेसिकली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में। ये हमको डेफिनेशन चाहिए। इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब देखिए कोई भी अगर हम मेटल्स लें, ही कन्वर्टेड इनटू मेटल्स आयन m+n इलेक्ट्रॉन्स, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर देयर। देखिए हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर हमारा क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लॉस ऑफ, मतलब इस तरह की रिएक्शंस आपको नज़र आ रही होगी ऑक्सीडेशन हाफ सेल में। रिडक्शन हाफ सेल में कैसी रिएक्शन नज़र आ रही होगी,
कोई हमारा मेटल आयन होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को ले कर करके एक्वस सॉल्यूशंस को लेकर के मेटल हमारा बना रहा होगा, मेटल हमारा बना रहा होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन अकर्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह की दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है ना। सॉल्ट ब्रिज हम लोग बात करेंगे कि इन्वर्टेड यू टाइप ट्यूब होती है, उसमें अगर जेल, इस पर हम लोग सब लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग एक एक फ्रेगमेंट को डिस्कस करना शुरू करते हैं। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, फर्स्टली वी कैन डिस्कस ऑक्सीडेशन हाफ सेल, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रिडक्शन हाफ सेल, फिर सॉल्ट ब्रिज, और फिर उसका पूरा कंपोजिशन हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, स्वाभाविक है ऑक्सीडेशन हाफ सेल है तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रोसेस हो रही होगी। तो हमने आपको दिखाया भी था कि मेटल है कोई, ये भी कन्वर्टेड टू द मेटल्स आयंस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रोसेस हो रही है। जब हम लोग किसी सेल को बनाते हैं, देखिए एक बीकर्स लेते हैं, इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, ऐसा सॉल्ट होगा जो Mn प्लस आयंस प्रोवाइड करेगा, Mn प्लस N आयन प्रोवाइड करेगा। इसके अंदर एक ऐसा सॉल्ट होगा जो हमको देख के एक ऐसा सॉल्ट होगा, सॉल्ट जो एक्वस फॉर्म में होगा, जो हमें M प्लस N आयन प्रोवाइड कर रहा होगा। ऐसा सॉल्ट जो हमको M प्लस आयन प्रोवाइड कर रहा होता है, इसको हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इसके अंदर हम लोग एक मेटल रॉड डालते हैं जो सेम मेटल्स की होती है, सेम मेटल्स की होती है। तो यहाँ ये M ही मेटल होगा। ठीक, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कह रहे होते हैं। समझिएगा इसकी प्रोसेस को, किस तरह से रिएक्शन, स्वाभाविक है ये रिएक्शंस अकर कर रही होगी। जब ये रिएक्शंस अकर कर रही है, समझिए क्या हो रहा है, फाइनली क्या हो रहा, देखिए हम इस मेटलिक रॉड का फ्रंट व्यू थोड़ा सा बड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं, और फिर उसके बाद को हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कोई भी मेटल्स होगा, कोई एक पार्टिकल्स होगा मेटल का, उस मेटल के पार्टिकल्स के अंदर हमारे पास क्या होगा, अगर हम देखें M पार्टिकल्स है तो वो दो चीज़ में ब्रेक हो रहा है, आपको नज़र आ रहा है कि सर M प्लस N पर प्लस N इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिल करके आपस में मेटल्स बनाएंगे। अगर इसका मतलब क्या, कोई मेटल सॉलिड है उसको ये इस तरह से तो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे हम लोग, क्योंकि हाँ बात तो सही है सर, समझने की कोशिश करते हैं। इसके जितने मेटल्स होंगे उसके अंदर मतलब कि Mn प्लस N इलेक्ट्रॉन, M प्लस N इलेक्ट्रॉन, M प्लस N इलेक्ट्रॉन। देखिए
अगर यहाँ पे स्वाभाविक है कि हमारा क्या हो रहा है, देखिए मेटल के अंदर से, मेटल के अंदर देखिए इस मेटल रॉड के अंदर छुपा हुआ मेटल आयन कहाँ चला जा रहा है, लॉस हो रहा, मतलब किस में जा रहा है, इस सॉल्यूशन के अंदर उसका मूवमेंट हो रहा, किसका, M+N का सॉल्यूशन के अंदर मूवमेंट हो रहा। ये इसका मतलब ये जो है बाहर निकलता चला जा रहा। अब देखिए खुद समझिएगा, जब इसके अंदर से मेटल रॉड के अंदर से आपने Mn+N को बाहर निकाल दिया तो मेटल रॉड के ऊपर क्या बचे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन बचे। तो इस वजह से ये मेटल रॉड कैसा हो जाएगा बेटा, कहेंगे सर ये मेटल रॉड जो होगी हमारे लिए निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। मेटल रॉड कैसी हो जाएगी, ये हमारी मेटल रॉड कैसी होगी, निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस में जो हमारा मेटल रॉड होता है वो हमारा निगेटिवली चार्ज होता है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में जो मेटल रॉड होता है वो हमारा क्या होता है, निगेटिवली चार्ज हो जाता है। कैसे हो जाता है, अब देखिए एक चीज देखिएगा, जहां भी चार्ज डिफरेंस आएगा, क्या आएगा, जिस अगर क्या होगा, बिटवीन टू लेयर्स, बिटवीन टू लेयर्स, बिटवीन टू लेयर के बीच में क्या होगा, चार्ज डिफरेंस होगा। क्या होगा, चार्ज डिफरेंस अगर है बिटवीन टू लेयर, अगर चार्ज डिफरेंस है तो निश्चित रूप से इसके अंदर क्या है, पोटेंशियल है। पोटेंशियल है मतलब कि पोटेंशियल जनरेटेड ड्यू टू चार्ज डिफरेंस बिटवीन द लेयर। आप समझ आया, अगर हमने क्या बताया कि जो पोटेंशियल किसकी वजह से जनरेट होगा, बिटवीन टू लेयर्स के बीच में अगर चार्ज डिफरेंस है, क्या है, बिटवीन टू लेयर्स चार्ज डिफरेंस अकर्स, देन डेफिनेटली जो है पोटेंशियल अकर्स इन देयर, उसके अंदर क्या होगा, पोटेंशियल होगा। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, पोटेंशियल निश्चित रूप से होगा। उस लेयर के बीच में निश्चित रूप से एक पोटेंशियल जनरेट हो रहा होगा। अब देखिए, अगर आपने देखा कि यहां पे क्या हो गया, यहां पे क्या हुआ, ये मेटल आयन जो है वो निकल करके कहां जाने लगा, सॉल्यूशन के अंदर जाने लगा। तो इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, ज्यादा हो गया। रॉड जो है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, कम हो गया। तो अर्थात इसके अंदर एक चार्ज डिफरेंस जनरेट हुआ। इसके अंदर क्या हुआ, एक चार्ज डिफरेंस जनरेट हुआ। आप कहेंगे हाँ सर, अगर चार्ज डिफरेंस जनरेट हुआ तो इसके अंदर एक पोटेंशियल जनरेट हुआ। प्रोसेस कैसी हो रही है, आप कहेंगे सर यहां ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है। तो पोटेंशियल कैसा होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसका मतलब यहां पे जो पोटेंशियल जनरेट हुआ वो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कैसा पोटेंशियल जनरेट हुआ, ऑक्सीडेशन, जिसको डिनोट करते हैं ईओपी, या हम लोग डिनोट कर लेते हैं ई नॉट ओपी। ई नॉट का मतलब क्या होगा, स्टैंडर्ड स्टेट में स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल। ईओपी का मतलब क्या होगा, ई नॉट ओपी का मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में हमेशा ध्यान रखिएगा, क्या बड़ा कंफ्यूजन होता है, जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्यों जनरेट, कभी भी हमेशा ध्यान रखिए, दो लेयर के बीच में अगर चार्ज डिफरेंस अगर कर जाएगा तो निश्चित रूप से उस लेयर के अंदर पोटेंशियल आ जाएगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पे चार्ज डिफरेंस है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मेटल के अंदर के पॉजिटिव चार्ज सोल्यूशन के अंदर जा रहे हैं, तो सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी ज्यादा होती जा रही है और रॉड में पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी कम हो रही है। इसका मतलब रॉड बिटवीन रॉड और इस लिक्विड लेयर के बीच में, रॉड और लिक्विड लेयर के बीच में एक
क्या हो गया, एक चार्ज डिफरेंस हो गया, और उस चार्ज डिफरेंस होने की वजह से उनके बीच में एक पोटेंशियल स्टेबल हो गया। उस पोटेंशियल को प्रोसेस ऑक्सीडेशन थी, इसलिए इस पोटेंशियल को कहा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। नॉट लगा, स्टैंडर्ड पोटेंशियल मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे जो हमारा और 1 मोलर कंसंट्रेशन पे जो हमारा पोटेंशियल कंसीडर किया जाता है उसे स्टैंडर्ड पोटेंशियल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड पोटेंशियल कह रहे होते हैं। दिस इज कॉल्ड आवर स्टैंडर्ड पोटेंशियल। समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अच्छा देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है तो एक वर्ड आप याद रखिए, लोन, LO, ठीक, एक वर्ड याद रखिए, L फॉर, ये जो वर्ड है लोन वर्ड देखते हैं हम लोग, लोन, L फॉर लेफ्ट, थोड़ा सा याद रखें क्यों कंफ्यूज, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड, N फॉर निगेटिव। ध्यान रखिएगा, क्या समझ में आया? ऑक्सीडेशन हाफ सेल हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाएगा। पूरा कंप्लीट सेल अगर बनाओगे तो कंप्लीट सेल बनाने में लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन हाफ सेल रखा जाता है। जहां पे ऑक्सीडेशन होता है जो कैसा होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एनोड। क्या हो कहते हैं, एनोड, जो निगेटिवली चार्ज होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये सेल का हम लोग क्या कहते हैं, इस कंपार्टमेंट को एनोटिक पार्ट ऑफ सेल भी कह सकते हैं। इसको क्या कहेंगे, एनोटिक पार्ट ऑफ सेल। इसको सेल का एनोडिक पार्ट भी कह सकते हैं। दिस इज द एनोडिक पार्ट ऑफ सेल। तो ये हम लोग जरा बड़ा कंफ्यूजन होता है कि पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव लेंगे। तो ये जो वर्ड है, इस वर्ड को आप ध्यान रखिएगा, जो हमारा लोन वर्ड है, इस लोन वर्ड से हमको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में एनोड क्या होगा, स्वाभाविक एनोड रखा किधर जाएगा, वो लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है। वहां पे क्या होता है, O फॉर ऑक्सीडेशन होता है, A फॉर क्या, उससे बनता कौन सा है, एनोड बनता है। एनोड पे चार्ज कैसा होता है, एनोड पे चार्ज क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। एक कंफ्यूजन होती है इलेक्ट्रोलिटिक, अगर हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक का सेल का एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। क्यों होता है, उस पर हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये बात बहुत जो है ध्यान देने वाली है। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ? चलिए आगे नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हट जाता हूं, नोट करिए।